हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट्स के बारे में, और उसको एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा क्या इन्होंने बोला है, क्या इकोनॉमिक के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था और किस एक्ट के थ्रू जो है वो बनाया था, जिसमें हिस्ट्री में कुछ आपको ऑप्शंस में प्रोवाइड करवा देता हूँ। 909, 1919 और 1935 या नन ऑफ द अबो, इनमें से किस एक्ट के अंडर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स क्या बोलती है, इन्होंने बोला कि हमारी इकोनॉमी Q2 यानी जो बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 मंथ्स के, तो सेकेंड क्वार्टर के बारे में इन्होंने बात करी कि सेकेंड क्वार्टर में इकोनॉमी श्रिंक कर सकती है, यानी इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर सकती है, उसका डाउनफॉल हो सकता है। वो स्वाभाविक सी बात है कि पेंडेमिक के दौरान जो है कोविड-19 के दौरान इकोनॉमिक आउटपुट इतना हो नहीं रहा है, तो उसका सारा असर हो रहा है हमारी इकोनॉमी पर, और वो नेगेटिव या फिर उसमें एक तरीके से जो कंजप्शन है, यानी जो जिसको हम खपत जिसको बोलते हैं, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। उसको कंजप्शन में रिवाइवल करने की, या जो डिमांड है उसको रिवाइवल करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अपनी इकोनॉमी के दौरान देखने को मिलती है। अभी भी इकोनॉमी का रिवाइवल होना बाकी है, और पहले हमने देखा मई जून के अंदर कुछ थोड़ा सा अपटिक्स देखने को मिला, लेकिन जुलाई एंड अगस्त में जो है वो एक स्ट्रेंथ हमने हासिल करी थी, वो फिर से लॉस कर दी। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंजप्शन इसलिए नहीं बढ़ रहा कि लोगों का ट्रस्ट नहीं बन रहा अभी भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जब भी हम खुद भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं थोड़ा सा बच रहे हैं, या फिर उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ें जो खरीदते हैं वो हम कर रहे हैं, राइट। तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई है कोविड-19 के दौरान। इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर ये लॉन्ग टर्म में इस तरह की चीज़ें रहती है तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है किस पे, एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंट्री की होगी उसके ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर, या मुद्रास्फीति एक टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और इनकम के ऊपर, राइट। इन सारी चीज़ों को लेकर हमें काम करना है, और इसके लिए गोइंग फॉरवर्ड यानी गवर्नमेंट को कंजप्शन बढ़ाने के लिए कई सारे सेक्टर्स में हमें काम करना पड़ेगा, कंजप्शंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई तभी बढ़ेगी जब हमारे कंजप्शन बढ़ेगा, राइट। तो इसी को लेकर कहा कि गवर्नमेंट कई सारे पैसा इकोनॉमी में खर्च कर रही है लोगों पर और कई सारे सेक्टर्स में, उसके बावजूद कंजप्शन इतनी बढ़ नहीं रही है, तो वो हमें रिक्वायरमेंट है। इसी का एक सेकंड पार्ट है, इसके अंदर बताया गया कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं लाइक हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज सेक्टर है। ये सारे सेक्टर्स क्या है, इसके अंदर कोई इतनी डिमांड है नहीं, तो ये सेक्टर पूरी तरीके से प्रभावित हुए, और प्राइवेट कंजप्शन जो है वो एक तरीके से इसमें बिल्कुल न के बराबर है। एयर जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ क्या है, जो रूरल इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, रूरल इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो वहाँ पर हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो यूज़ किए जाते हैं, लाइक ग्रामीण इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी के अंदर जो ट्रैक्टर्स की सेल्स है, एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए, वो इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा खरीफ के जो फसल्स है उसके अंदर हमने देखने को मिला कि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और इन सब के अलावा मोटरसाइकिल्स की जो डिमांड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुई है थोड़ी सी, राइट। तो इन सब का रिलेशंस क्या होगा इकोनॉमी से, वो एक अलग कंसेप्ट होगा, लेकिन रूरल इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, उसके अंदर जीडीपी के डेटा की अगर हम बात करें तो बहुत कम रोल है। इसलिए हमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो मेजर रोल प्ले करते हैं उसमें भी काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में तो करना ही है, लेकिन इनमें भी काम करना पड़ेगा, राइट। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशंस है या जो ग्रोथ रेट्स क्या हो सकती है इन फ्यूचर। मोस्ट प्रोबेबली जो एमपीसी है ये मानती है कि 2020 और 21 में जो ग्रोथ रेट हो सकती है वो नेगेटिव हो सकती है, या बहुत ही कम हमारी ग्रोथ रेट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इकोनॉमी चल ही नहीं रही तो ग्रोथ कहाँ से होगी, सिंपल सा एक फंडा है। और इसके बाद अगेन हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, और यहाँ पर एक डिस्कशन किया गया कि नीट और जेईई के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसको लेकर बहुत सारे बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, और दूसरी गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब क्या स्टेटमेंट रिलीज़ करी है कि एग्ज़ाम फ़िलहाल तो एग्ज़ाम की डेट वही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इस पर
काम कर रहा है और रीथिंक करेगा कि एग्जामिनेशन जो है वो या तो शिफ्ट हो जाए या उसकी डेट्स पर चेंज किया जा सकता है। तो चांसेस आर हाई नाउ, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक सिक्योरिटी कंसर्न इसमें बना हुआ है, राइट। इसके बाद हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर किसके अंडर किया जाएगा, ये बेसिकली किया जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होगी इसको कंटिन्यू करने के लिए, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। इसके बाद लास्ट में जो विराट वाली न्यूज़ है, ये विराट हमारा एक एयरक्राफ्ट करियर था जो रिटायर हो गया, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे एफर्ट हुए, लेकिन अभी भी हम कन्वर्ट प्रॉपरली नहीं कर पाए हैं उसको। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से ऑक्शंस या उसकी जो बोली होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। तो एक न्यूज़ है स्टोरी टाइप में। इसके बाद हमारे पार्लियामेंट का सेशन जो है मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा सितंबर 14 से, और उसके लिए कई सारे मेजर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसमें काम कर रही है। बेसिकली पार्लियामेंट के 3 मेजर सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। बजट सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर बजट आता है, सीधी सी बात है। लेकिन ये सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई सारे बिल्स जो है प्रेजेंट किए जाते हैं, पास किए जाते हैं, और उन बिल्स पर यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती रहती है, तो उनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा कुछ मेजर्स इसमें लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि अल्ट्रा वायलेट जर्मीसाइडल जो है यूज़ किया जाएगा, यानी अल्ट्रा वायलेट के थ्रू जो है जर्म या वायरस को किल करने का एक एफर्ट किया जाएगा। इन सब के अलावा इसमें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें बेसिकली विरोध इस बात को लेकर कर रही है कि जीएसटी पे आउट नहीं किया गया स्टेट गवर्नमेंट को। इन सब के अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम हुई है, और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जॉब जो है वो खोई है उसके ऊपर, और इंडिया एंड चाइना के बीच में जो क्राइसिस हुआ है उन सब के ऊपर पार्लियामेंट में हमें बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। इसके बाद डेली बेसिस पर जो हमारी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या हेल्थ मिनिस्ट्री की जो कॉन्फ्रेंस होती है उनके अंदर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया। और सबसे पहले इम्पोर्टेंटली हमें एक इन्फॉर्मेशन बताई गई यहाँ पे कि हांगकांग के अंदर जो री इन्फेक्शंस के केसेज आए कोविड-19 के, उसके बारे में बताया कि री इन्फेक्शन जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक ये बेसिकली इम्यून स्टेटस क्या होता है किसी पर्सन्स का, उस पर डिपेंड करता है कि उसने वायरस को म्यूटेट किया है या नहीं किया है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उन सब के बारे में अंडरस्टैंड किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5 करके, उसके बारे में कंसर्न मिनिस्ट्री से डिस्कशन किया जा रहा है, और जो टेक्निकल जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वैक्सीन्स के, उसके बारे में जो है गवर्नमेंट कंटिन्यू टच में है, राइट। इसके बाद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर साहब, वो मीटिंग में जाएंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। आप लोगों से सवाल है जो यूपीएससी ने भी पूछा था कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट करेंगे, राइट। ये एक मीटिंग होने वाली है जो रशिया के अंदर होगी, जिसमें हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो जाएंगे। पहले जो वर्चुअल मीटिंग्स हुई है, चाहे वो रशिया, इंडिया, चाइना की हो, रिक जिसको बोलते हैं, या इसके अलावा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होने वाली 4 की, वो भी लगभग वर्चुअल होगी, यानी इंटरनेट के थ्रू जो होगी। इन सब के बाद ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस तरह की चीज़ें हो रही कि बायलैटरल मीटिंग भी होगी दोनों कंट्रीज़ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, राइट। और देखो, इंडिया एंड चाइना के बीच में इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के लिए 2 तरह की बातचीत इस टाइम हो रही है, एक मिलिट्री लेवल पे, दूसरी जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर। और डिप्लोमेटिक लेवल में हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पिलर रहेगी इसके अंदर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है मीटिंग। इसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक इश्यूज़ हमेशा रहता है, और पाकिस्तान बेसिकली अपने टेररिस्ट ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेक एलिगेशंस इंडिया पर लगाता है। यूनाइटेड नेशन में उसने इसी तरीके का केस करने की कोशिश करी कि फेक क्लेम्स करें, तो भारत ने एक जनरली एक प्रोटेस्ट जो है लॉन्च करवाया यूएन के अंदर कि इस पाकिस्तान जो है टेररिज्म के मामले में फेक क्लेम्स कर रहा है, वो इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है। देखो, वो इंडिया की छवि को ख़राब करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। 2021 में जब भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा,
ठीक है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना, इससे पहले भी भारत रहा है। तो उसके बारे में इन्होंने एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है, एलिगेशन लगाने की वो प्रयास कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान खुद एक तरीके से ब्लैक लिस्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसको वार्निंग दी कि अगर आप अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें एक स्टोरी टाइप में है, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछने की पॉसिबिलिटी जो बने, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, ये फॉरेन सेक्शन है, वर्ल्ड सेक्शन है। वर्ल्ड में देखो जनरली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेट करें, लेकिन दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसके थ्रू हम मैप को कवर करेंगे। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, इन्होंने सूडान में विजिट की है कि इजराइल के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिसेंटली हमने इजराइल और यूएई के बीच में देखने को मिला कि दोनों के बीच में एक डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिशमेंट करी। तो आज हम सूडान का मैप कवर करेंगे और सूडान के अराउंड जो भी कंट्री होगी नेबरिंग कंट्री, उनको भी कवर करेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे इस दुनिया के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप ऊपर देखेंगे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री में, तो सूडान हमें देखने को मिलेगा। दो बेसिकली कंट्री है, साउथ सूडान और सूडान। तो सूडान के बारे में बात की गई है। और इसके राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो रेड सी एक इम्पोर्टेंट ओशियन है, एक सी है छोटा सा, क्योंकि इससे ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड इरिट्रिया हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल राइट हैंड साइड हमें देखने को मिला इथियोपिया, साउथ में साउथ सूडान, फिर आप देखेंगे साउथ थोड़ा सा अगर हम वेस्ट में जाएं तो साउथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, ऊपर आप देखेंगे लीबिया और इजिप्ट। ये कंट्री इसकी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। इसके बाद बेलारूस में जो इशू चल रहा है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर, वहाँ पर जो इस टाइम प्रेसिडेंट है वो अपने इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट करवाए, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो फेयर कंडक्ट नहीं करवाए और वो फिर से जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे उसको लेकर वहाँ पर लोग भी विरोध कर रहे हैं, वहाँ के ओपोजिशन लीडर है वो भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए, रिवोल्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ या एक तरीके से बेलारूस के अंडर चीज़ों को नॉर्मलाइजेशन करने को लेकर, राइट। तो बेलारूस का मैप हमने कवर किया था, लेकिन हम उसको रिपीट करेंगे ताकि हमारी एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो ये बेलारूस है, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। अगर हम देखें तो इसके राइट हैंड साइड ये पूरा का पूरा रीजन जो है रशिया है, और रशिया का इम्पैक्ट होना स्वाभाविक सा है इसके ऊपर। इसके नीचे जस्ट है यूक्रेन, लेफ्ट हैंड साइड पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया, ये कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करती है, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया, राइट। तो इन कंट्रीज़ को हम धीरे धीरे करके एक बार जब लगातार पढ़ेंगे तो महीने में 2 महीने में रिवीजन्स करेंगे तो बहुत सारी कंट्री दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर हम विजिट कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी का एक सेक्शन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है चाइना और ब्रिक्स के साथ उन्होंने जो अटैचमेंट करा है कि चाइना ने ब्रिक्स कंट्री को कहा है कि 5G सेक्टर में हमें कोऑपरेट करना चाहिए। और उनकी एक कंपनी जो हुवाई, उसके बारे में डिस्कशन किया इन्होंने जनरली बोला कि एक तो 5G नेटवर्क के अंदर हुवाई कंपनी है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंट्रीज़ एक दूसरे से कोऑपरेट करें, इसका नाम उन्होंने दिया है ब्रिक्स इनोवेशन बेस, ठीक है। इन सब के अलावा क्योंकि भारत के साथ कुछ कंसर्न है, भारत इसमें डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता हुवाई में या 5G नेटवर्क के अंदर, लेकिन बाकी सारी कंट्री ब्रिक्स की, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो क्या नाम है रशिया हो, ये सारी कंट्री जो उसको सपोर्ट करती है 5G के नेटवर्क में। तो भारत के लिए थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन ये इस टाइम है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इससे इनकी जो 5G नेटवर्क है वो उसका एक मिलिट्री से कंसर्न हो सकता है, मिलिट्री से लिंकेज हो सकता है वहाँ की, तो उसके लिए हम अपने नेशनल सिक्योरिटीज़ को, अपने इंटरेस्ट को वो जो है उसमें एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को वॉयलेट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा भारत ने साफ कहा कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इश्यूज़ को रिसॉल्व नहीं किया जाता पूरी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर बिजनेस सेक्शन के अंदर ही, कि जो बेसिकली 2 व्हीलर्स के बारे में बताया गया है कि 2 व्हीलर्स में जो GST की स्लैब्स है वो बेसिकली
कम कर दिया जाए, क्योंकि टू व्हीलर्स पर अभी 28% जीएसटी लग रहा है, जो कि लग्जरी आइटम पर लगता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि टू व्हीलर ना तो कोई लग्जरी आइटम है और ना ही कोई सिन गुड्स है, तो इस पर 28% टैक्स अगर लग रहा है तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से डैमेज करता है, खासकर ऑटो इंडस्ट्री में, खासकर जो बेसिकली बाइक इंडस्ट्रीज होती है, राइट। अगर यहाँ पर 28% से घटाकर 18% या 12% कर दिया जाए तो एक इसमें सेल इंक्रीज होगी, ठीक है, और इसमें अगर प्राइस कम हो जाएंगे व्हीकल्स के तो उसमें सेल इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सीन गुड्स क्या होते हैं, या सीन टैक्स किस किस आइटम्स पर लगते हैं अंडर द जीएसटी कह सकते हैं, या जनरली आप बता सकते हैं। तो आप इसको गूगल करिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, लेकिन इसका आंसर ज़रूर करिएगा, राइट। अब हम चलेंगे एडिटोरियल वाले सेक्शन में, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है उनको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आज यानी 26 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमने कवर करी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है आप आंसर को ज़रूर कमेंट करिए। आंसर को कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एंगेजमेंट होनी चाहिए। हम सब मिल के एफर्ट करेंगे, लेकिन आपकी एंगेजमेंट उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो 3 सवाल हैं, आरबीआई, सिन टैक्स और एक है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। कमेंट करना। जय हिंद।